Good afternoon, student. Today we start chapter 11 Gravitation. In the chapter of force and motion, you have come across several such examples where an object moves towards the surface of the earth. Like when a stone is thrown upward away from the surface of the earth, it comes back to earth's surface. Drops of rain, dry leaves, dust particle, everything falls back on the surface of the earth. Have you ever thought, why does every object fall back on earth? हमने चैप्टर फोर्स एंड मोशन में पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने कि एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ. जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, मूव्स टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ. जैसे कि हम लोग किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आता है. नीचे आने के लिए उसको फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश में बूंदें नीचे आती है, बट ऊपर से बूंदें कभी नीचे नहीं जाती है. फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई फोर्स. ड्राई लीव्स है या फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री या डस्ट पार्टिकल्स देखोगे तो एवरीथिंग फॉल्स बैक. वो क्या होती है, ऊपर है, गई है, आपने फोर्स अप्लाई करके उसको ऊपर फेंका है, बट इट फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्या ऐसा क्यों होता है? Why does the velocity of a pebble increases on reaching the surface of the earth when it's thrown from a height above the earth's surface? आपने किसी फर्स्ट या सेकंड फ्लोर से किसी पत्थर को, पेबल को नीचे फेंका तो आप देखोगे कि जब वो पास आती है सरफेस के पास, तब उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. You learnt in earlier classes that several Earth-like planets in solar system revolve around the sun and moon-like satellite revolve around the planet. हमने सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल के समय पढ़ा था कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. तो ये मूव होते हैं. इन सच सिचुएशन वाई डज अर्थ नॉट फॉल ऑन द सन और मून डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ. तो ऐसे घूमते घूमते ये थक के कहीं ऐसे नहीं हमने देखा कि अर्थ जो है सन पे गिर गई, या वाइल मूविंग अराउंड द अर्थ मून फॉल्स ऑन द अर्थ. ऐसे कभी नहीं हुआ. इसके लिए क्या रीज़न है, इसी को हमें इस चैप्टर में क्या है समझना है. टेक अ वुडन ब्लॉक विथ अ थ्रेड. होल्ड फ्री एंड ऑफ द थ्रेड विथ योर हैंड while you drop down the other end which is tied to the block. What happen? आपको क्या करना है, एक वुडन ब्लॉक लेना है. वुडन ब्लॉक की जगह आप छोटा सा पत्थर भी ले सकते हो. उसको रस्सी से अच्छे से बांधो, ठीक, और उसको क्या करो, सर्कुलर मोशन में मूव करो. फिर धीरे धीरे उसका मोशन बढ़ाओ. क्या हो जाएगा, डू यू फील मोर पुल ऑन यूर फिंगर. तो आपको दिखने, मतलब जैसे ही आप उस रस्सी को बंधा हुआ जो पत्थर है या वुडन ब्लॉक है उसको गोल गोल घुमाओगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आपकी रस्सी, फिंगर जो है उसकी घूमने की वजह से वहाँ खींचा जा रहा है, वो उसमें एक खिंचाव आ रहा है. इफ़ यू ड्रॉप द थ्रेड वाइल मूविंग द ब्लॉक फास्टली और इफ द थ्रेड ब्रेक्स ऑफ, टू विच डायरेक्शन डज द ब्लॉक गो. डज द ब्लॉक कीप मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इवन आफ्टर द थ्रेड ब्रेक ऑफ. हैव यू थॉट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक. यदि वो ब्लॉक, वुडन ब्लॉक या पत्थर क्या हो जाता है, उससे छूट जाता है रस्सी से घूमते घूमते, तो वो कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा. क्या वो रस्सी से छूटने के बाद भी वही सर्कुलर मोशन में मूव होते रहता है. चलिए इसी चीज़ को अब हम समझते हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन. In the above activity, you saw that a thread holds the block moving in a circular path even when it moves in a very high speed. But there is no such strong thread between the earth and the moon. हमने देखा कि उस थ्रेड ने उस ब्लॉक को अच्छे से पकड़ के रखा, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मूवमेंट या सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है बहुत तेज स्पीड से, हाई स्पीड से. बट क्या अर्थ और मून के बीच में ऐसा कोई थ्रेड है जिसकी वजह से ये मून अर्थ से क्या होता है, मूव होता है, अराउंड मूव होता है. या what is the force which causes the moon to revolve around the earth continuously
या ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। For a long time, people thought that attracting the moon and other objects is a characteristic property of Earth, and that's why the moon and all other stars revolve around the Earth. बहुत शुरुआत की समझ में पहले मतलब बहुत स्टार्टिंग में जब कोई रिसर्च नहीं हुआ था तब लोग ऐसा समझते थे कि अर्थ में एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या है? अट्रैक्टिंग द मून एंड अदर ऑब्जेक्ट, कि अर्थ जो है अपने आसपास के प्लैनेट को या सैटेलाइट को क्या करती है? अट्रैक्ट करके रखती है, जिसकी वजह से वो अर्थ के अराउंड मूव होते हैं। बट दिस बिलीफ डिड नॉट एग्री विथ वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड अदर प्लैनेट. It also did not coincide with the Copernicus theory of sun-centric solar system or with Kepler's law, which were based on several observations of solar system. बट इनकी ये बात कोपरनिकस की जो थ्योरी है सन सेंट्रिक सोलर सिस्टम की या केपलर्स लॉ, उसके ऑब्जर्वेशंस यदि आप देखते हो सोलर सिस्टम के तो आपको लगेगा कि ये जो आप बोल रहे हो ये गलत है कि अर्थ अट्रैक्ट कर लेती है इसलिए प्लैनेट है दूसरा या मून है ये जो है वो क्या करता है? अर्थ के अराउंड मूव होता है. If sun is at the center and planets are revolving around it just like moon revolve around the earth, then we must believe that the way earth attract moon, sun must also attract earth towards it. यदि सन मून को अट्रैक्ट कर रही है तो जितने भी प्लैनेट जो सन के अराउंड मूव हो रहे हैं वो सारे प्लैनेट को सन अट्रैक्ट करता होगा. In this regard, Sir Isaac Newton studied various works of other scientists and made several observations to conclude that the force of attraction does not only exist between the earth, moon and the sun, but also between all small big things of this world. फिर उसके बाद आए नए साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन. उन्होंने अभी तक के उनके समय तक के सारे ऑब्जर्वेशंस का स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बताई कि जो भी अर्थ है चाहे मून है या सन है या कोई भी अर्थ के ऊपर की छोटी बड़ी चीज़, इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. Stone, dust particle, water molecule, planet, star, etc. all exert a force of attraction on each other due to their masses. और ये force of attraction के लिए रीज़न क्या है? उनका मास. This property of attraction due to mass is called as gravitational force. और ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की ड्यू टू मास, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. According to Newton, the force of attraction existing between any two bodies of the universe depend upon their masses and the distance between them. फिर न्यूटन ने हमें बताया कि कोई भी दो बॉडीज़ के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? तो उनकी मास के ऊपर और उन दोनों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. Consider two bodies A and B are placed at a distance r from each other. अब हम कंसिडर करते हैं दो बॉडीज़, एक है ए बॉडी और दूसरी है बी. इनके बीच का डिस्टेंस है आपका आर. आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़. मासेस ऑफ द बॉडीज़ m1 एंड m2. तो न्यूटन का लॉ हमें बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोडक्ट ऑफ मास m1 into m2, and the force between the two bodies is inversely proportional to square of the distance between them. न्यूटन ने हमें एक लॉ दिया, वो क्या बताता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज फोर्स इज ही कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब इक्वेशन के फॉर्म में यदि हम इसको लिखते हैं तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². दोनों को आप जोड़ोगे तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r². इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन देन यू हैव टू पुट सम constant here and that g is the constant. f is equal to g m1 m2 upon r² and this g was, ये g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
constant. Here g is universal gravitational constant और इसकी वैल्यू भी फिक्स है 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Suppose the distance between two bodies double, then what will be the force between two, and what happens when the distance is tripled? We can see that the value of force decreases with the increase in distance. हमने देखा कि जो फोर्स है वो डिक्रीज होता है डिस्टेंस बढ़ने से, क्योंकि वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, और मास बढ़ने से क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीजेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कैन यू टेल व्हाट इफेक्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन आवर डेली लाइव्स? ये जी की वैल्यू कम ज़्यादा होने से हमारी रोज़ की ज़िंदगी पे इसका क्या असर होता है? What would have happened if there was no gravitational force? यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं रहता था तो क्या होता था? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता था तो हम फर्श पे ऐसे चल ही नहीं पाते थे. आपने देखा होगा कि जो लोग स्पेस में गए थे तो रॉकेट में वो लोग ठीक से क्या नहीं बैठ पाए, उस स्पेस में गए तो उसमें वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं था. और क्या हो सकता है आप बताओगे? यू राइट इट इन योर कॉपी. वन एग्जाम्पल इज गिवन. Mass of earth is given, then mass of sun is given, average distance, that is the value of r, is given, and the sun is meter. Then calculate force exerted by sun on the earth. Sun on the earth means mass of earth, mass of sun, then average velocity and sun. Hence calculate what is the value of g. Here it is 6.67, it is constant value. Then you have to substitute this value. What is r here? R is the distance, radius, it is given 1.5 10 to the power minus 11. Substitute this value and you can easily find out the value of force. Gravitational force is 35.57 10 to the power 21 Newton. Write these numericals in your copy. Calculate the force again. One numerical is there. You write this numerical in your copy. Now how to calculate gravitational acceleration g. In the chapter on motion you read that when a body is subjected to a force, an acceleration is produced in the body. The acceleration produced in a body due to Earth's gravitational force is called gravitational acceleration. अब gravitational acceleration किसको बोलेंगे हम? ऐसा acceleration जिसके लिए gravitational force क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और ये डिनोट करते हैं स्मॉल जी से. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ जी. सपोज दैट बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस ऑन द surface of earth exert a force f on that body. Then what you will write here? What is the small m? Body of the mass of the body placed on the earth. What is capital M? Mass of earth. What is r? Distance of the earth's surface from its center, radius of earth. Then f is equal to g m into m, product of masses divided by square of the distance between them. But न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें बताता है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, m into g. Then you substitute this value of f in equation 5. What you will get instead of f? हम यहाँ f की जगह क्या लिखेंगे? इस mg को. तो mg is equal to g into m by r square. Now this m and this m ये कैंसिल हो गए. क्या बचा? g is equal to कैपिटल G m by r square. ये आपको क्या मिला? इक्वेशन मिला. इस इक्वेशंस की मदद से हम लोग g की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते. मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ g इज आल्सो कांस्टेंट, देन you will get the value of small g. It is 9.8 meter per second square. As all these values are constant, value of g is also constant.
जी का वैल्यू भी कांस्टेंट है क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ कैसी है, कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल वैल्यू का उसका वैल्यू कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करके जी की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, volume, nature, density, position above the earth surface or the distance from the center of the earth. Which all factor among these are more important? इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये जी की वैल्यू डिपेंड करती है? आप इसको डिस्कस करके मुझे बताओगे कि वैल्यू ऑफ जी किसके ऊपर डिपेंड करती है। यू नो द फॉर्मूला G इज इक्वल टू कैपिटल G m/r स्क्वायर। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी जी की वैल्यू? मास ऑफ बॉडी, वॉल्यूम, नेचर, डेंसिटी, पोजीशन अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ और द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा रहेगा? फॉर्मूला देख के आप बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर ज़रूर लिख के बताना जिस दिन मैं ये वीडियो आपको सेंड करूँगी। थैंक यू।